Welcome to all on my YouTube channel Success Achievers. So today we are discussing our next topic, that is positivism approach to research. इससे पहले हम अपना मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स वो सब हम अपना रिसर्च का कंप्लीट कर चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉजिटिविज्म अप्रोच. क्या होता है पॉजिटिविज्म अप्रोच? पॉजिटिविज्म पॉजिटिविटी की बात करता है कि भाई आपकी जो भी रिसर्चेज हैं वो आपकी नेचर से परे या लिमिट्स ऑफ नेचर को क्रॉस करने वाली नहीं होनी चाहिए. जैसे कि जो हमारी नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज होती हैं वो हमारी मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल पर बेस्ड होती हैं कि भाई हमें चीज़ों को रियलिटी को ध्यान में रखकर काम करना होता है और नेचर से बाहर हमें नहीं निकलना होता है. ऑब्जर्वेशंस जो भी होती हैं, फैक्ट्स जो भी होती हैं, उन्हीं के ऊपर हमें मेनली वर्कआउट करना होता है और अपनी थ्योरीज को प्रूव करना होता है. तो पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है वो टर्म कहाँ से निकली और कब इसका यूज़ किया जाने लगा? जो 19वीं शताब्दी शुरू हुई थी वहाँ पर इसकी स्थापना, इस टर्म की स्थापना अगस्त कॉम्टे ने की थी, जो कि एक फिलोसोफर था. फिलॉसफी में उस टाइम दर्शन शास्त्र में क्या होता था कि भाई जो भी नॉलेज है, नॉलेज के बारे में ही सब बात की जाती थी कि ज्ञान होता क्या है, ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने की विधियाँ क्या होती हैं, वो सब. तो ये जो हैं मेन फाउंडर थे. उसके बाद फ्रांसिस बेकन ने, जॉन लॉके ने और रुडोल्फ लीप ने इसको और आगे बढ़ाया और एज अ डेवलपर उन्होंने काम किया. जो 20वीं सदी थी, एज यू ऑल नो कि भाई उसको हम क्या मानते थे, उसको सूचना का विस्फोट मानते थे. उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन थी, उस टाइम का जो एज था, इन्फॉर्मेशंस में बहुत ही रैपिडली ग्रो किया था और वहाँ पे जो है विकास की गति बहुत तेज़ हो गई थी. उसके बाद जो 21वीं शताब्दी आई हमारी, उसको पूरी की पूरी शताब्दी को ज्ञान का विस्फोट माना गया. यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी, जो भी ज्ञान था, नॉलेज को डिफरेंट मेथड्स, रिसर्चेज के थ्रू जो है वो प्राप्त किया जाने लगा. तो बेसिकली हम पॉजिटिविज्म में नॉलेज की ही बात करते हैं, रिसर्च की ही बात करते हैं कि नॉलेज होती क्या है, ज्ञान क्या होता है. कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चिंतन जो हम थिंकिंग करते हैं या कोई भी तर्क, रीजनिंग, किसी भी मैटर पे हम जो रीज़न करते हैं, तो ज्ञान जो फिलॉसफी में जो दो तत्व थे उनके ऊपर फोकस किया जाता था. पहला था हमारा मेटाफिजिक्स और दूसरा था हमारा एपिस्टेमोलॉजी. जो मेटाफिजिक्स था वो होता है तत्व मीमांसा, यानी कि तत्व को खोज करता है. तत्वों का जो भी यानी कि चीज़ें होती हैं, जो भी अस्तित्व क्या होता है, उनका एग्जिस्टेंस क्या होता है. फिर है टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें जो हैं वो वेरी करती रहती हैं. दूसरा जो यहाँ पे आया हमारा, वो क्या आया था? ज्ञान मीमांसा. ज्ञान को खोज किया गया, ज्ञान के ऊपर काम किया गया, एपिस्टेमोलॉजी इसको बोला गया. तो ज्ञान का ज्ञान यानी कि नॉलेज की ही नॉलेज. एक तो होता है ना कि मेटा थिंकिंग, एक तो थिंकिंग होता है कि भाई आप जनरली कोई भी बात सोच रहे हो, कोई भी नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो. एक होता है मेटा थिंकिंग, मेटा कॉग्निशन. वो आपने जो सोचा, जो भी ज्ञान था आपका, जो कॉग्निशन था, संज्ञान था, उसका भी ज्ञान, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग हो गई ये हमारी. ये भी हमारा जो नॉलेज का कौन सा रूप हो गया? हायर ऑर्डर. तो क्या बात की गई है इसमें कि भाई आपकी जो नॉलेज है उसकी अवेयरनेस, उसका भी ज्ञान कि भाई आप जो भी आपको ज्ञान, जो भी नॉलेज आपने अचीव की है उसकी एक बार अवेयरनेस हो जाए कि भाई वो सही भी है, उसको अचीव करने के जो डिफरेंट सोर्सेज आपने यूज़ किए हैं वो कितना रिलायबल हैं. तो इसीलिए इसको ज्ञान का ज्ञान बोला जाता है. फिर दूसरी बात यहाँ पे ये किया गया कि ज्ञान को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं. फिर है नेचर क्या होता है नॉलेज का, किस तरीके का होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, ज्ञान को प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग हैं. और ये टर्म जो है, इस टर्म का सबसे पहले यूज़ किया फ्रेडरिक और फेरियर ने. तो ये भी हमारे उस टाइम के फिलोसोफर थे. ज्ञान प्राप्ति के मार्ग, दो तरीके के मार्ग होते हैं. एक रैशनलिज्म की बात करता है, दूसरा एम्पिरिसिज्म की बात करता है. जो रैशनलिज्म है यानी कि तर्कवाद, वो क्या होता है? वो ब्रेन का सेंस ऑर्गन पर कंट्रोल होता है. यानी कि जो सेंस ऑर्गन है, हमारी इंद्रियां,
ब्रेन को सुपीरियर माना गया है, यानी कि जो भी आप मस्तिष्क है आपका, आप तर्क वहीं से करते हो, सोचते भी वहीं से हो, ज्ञान भी वहीं से होता है, तो यहाँ पे सुपीरियर किसको माना, ब्रेन को। और जो सेंस ऑर्गन्स है इंफॉर्मेशन को पास करते हैं वो आपके सेकेंडरी लेवल पे आ गए। यहाँ पे जो तर्क होता है वो अनुभव से ऊपर माना गया कि पहले हम किसी भी चीज़ पे रीजन करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद अनुभव होता है। तो यहाँ पे सुपीरियरिटी किसकी हुई, प्रायोरिटी किसको दी, तर्क को। दूसरा जो था यहाँ पे मार्क था वो था एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद, यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखना। यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको ब्रेन से हम ऊपर मानते हैं, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सिचुएशन है, आप ये चीज़ देख रहे हो तो ये भी तभी ब्रेन तक पहुंचेगी जब सेंस ऑर्गन्स इस इंफॉर्मेशन को पास करेंगे, इसको ग्रहण करके आपके दिमाग तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे जो इंद्रियां हैं, जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको पहले माना जाता है कि भाई पहले हमारी कोई भी सूचना, कोई भी ज्ञान हमारी इंद्रियों के माध्यम से ब्रेन तक जाता है और उसके बाद अनुभव जो है ब्रेन में होता है। तो मतलब कि यहाँ को ब्रेन को सेकेंडरी लेवल पे रख दिया और सेंस ऑर्गन्स को मेन माना गया, जो एम्पिरिसिस्ट वाले हैं। फिर है अगस्ट कॉम्टे ने बुक लिखी है, अपनी कुछ बुक हैं उनकी, जो हमारे पॉजिटिविज्म की बात करती हैं, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को बढ़ावा देती हैं। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जो 1829 में उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, इसमें उन्होंने पॉजिटिविज्म का जिक्र किया है। दूसरी बुक है एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक जियोमेट्री, ये 1843 में उन्होंने बुक लिखी थी। फिर है नेक्स्ट बुक है उनकी द फिलोसफिकल ट्रीटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी, और लास्ट बुक है द डिस्कशन इन पॉजिटिव स्पिरिट। तो ये जितनी भी बुक थी, यहाँ पर अगस्ट कॉम्टे ने इन बुक्स में पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का जिक्र किया है और उसको बढ़ावा दिया है। जो धर्मशास्त्र की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, वो भी नॉलेज को 3 तरीके से देखते हैं, या जो धर्मशास्त्र है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जो एनिमिज्म की बात करता है, जीववाद की बात करता है, जीवों की व्याख्या करता है, जीव के बारे में बताता है। दूसरा जो था धर्मशास्त्र का जो भी अप्रोच थी वो किसको बढ़ावा देती थी, वो थी पॉलीथेइज्म, यानी कि बहुदेववाद की बात करते हैं। वो मानते हैं कि भाई जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी रिसर्चेज करते हैं, वो कोई एक सुपीरियर यानी एक अथॉरिटी, सुप्रीम पावर नहीं है, वो कई तरह की मतलब की पावर की बात करते थे, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वो विभिन्न रूप मानते थे ईश्वर के, और हम ज्ञान प्राप्त किसी भी रूप से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट थी वो थी मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है, एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले। तो ये मानते थे कि एक ही रूप है सुप्रीम पावर का, सुपरनैचुरल पावर एक ही है और हम ज्ञान उसी के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा फिलॉसफी टाइम की बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो उसके बाद क्या था, जो भी साइंटिफिक मेथड पॉजिटिविज्म अप्रोच में यूज़ किए जाते हैं, पॉजिटिविज्म अप्रोच में रिसर्चेज या नॉलेज को हम कैसे, साइंटिफिक नॉलेज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो आपकी जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं रिसर्चेज के, उनको फॉलो करके आपका जो भी ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जिस पर हर कोई विश्वास कर पाए, वेरीफाइड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर है जो ह्यूमन नॉलेज है, हम कहते हैं कि जो मानव बुद्धि होती है वही हमारा ज्ञान उसी के द्वारा प्राप्त होता है, और जो मानव बुद्धि होती है उसका जो विकास होता है, यानी कि वो जो नॉलेज होती है उसको मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचने के लिए 3 स्टेजेस से होकर गुजरना होता है, यानी कि तभी मैच्योर होता है नॉलेज। यानी कि अडल्टहुड में जाके आपका जो आप जिन भी चीज़ों का आपको ज्ञान होता है, जो भी चीज़ें आप प्राप्त करते हो, वो जो है आपका स्टेबल नॉलेज मानी जाती है। तो पहली जो मैच्योरिटी का यानी कि पहला आपका ह्यूमन नॉलेज का पहला जो स्टेज है वो कौन सा होता है, मिथ्यापूर्ण। जैसे हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं, विकास की अवस्थाओं की, वो भी आपकी यही बताती हैं कि जो पहली स्टेज होती है वहाँ पे हमें लगता तो है कि हमें सब ज्ञान हो गया है सब चीज़ों का, लेकिन वो मिथ्यापूर्ण है। अभी चाइल्डहुड में या फिर आपका एडोलसेंस से पहले या एडोलसेंस में उसमें लगता है किशोर को कि भाई हाँ मुझे सब कुछ चीज़ों का नॉलेज है, तो उसको लगता है, लेकिन उसको होती नहीं है, तो उसको ये वैसे ही लगता है, उसकी एक तरीके से फुलिशनेस है। तो मिथ्यापूर्ण। दूसरा है अधिभौतिक। अधिभौतिक में क्या आता है, रियलिटी में जीने लगता है इंसान, जो भी चीज़ें एट प्रेजेंट होती हैं उसके सामने, उन्हीं के बेसिस पे वो नॉलेज को
अचीव करता है। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक। अब ये अडल्टहुड में आके आपका जो है पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल मैच्योर हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि भाई वो चीज़ों को बिना वेरीफाइड किए वो नहीं मानता है। तो नॉलेज का जो है वो रिलायबल सोर्स का, रिलायबल मेथड्स का यूज़ करता है। तो साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे डेवलप हो जाती है या विकसित हो जाती है अडल्टहुड तक आते आते। नेक्स्ट क्या है, रिसर्च पैराडाइम। रिसर्च पैराडाइम बात करता है कि दो तरीके के रिसर्च पैराडाइम यूज़ किए जाते हैं। एक वो जो पॉजिटिविज्म अप्रोच की बात करता है, एक वो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की बात करता है। आज हम यहाँ पे पॉजिटिविज्म कर रहे हैं, इसलिए हम पॉजिटिविज्म अप्रोच की बात करेंगे। तो जो नेचुरल साइंसेज हैं और सोशल साइंसेज हैं, दोनों में ही रिसर्चेज की जाती हैं। नेचुरल में आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ऐसे ही सोशल साइंसेज में आपके डिफरेंट जैसे कि आपका एंथ्रोलॉजी या फिर आपका एथिक्स से रिलेटेड, या आपका सोशियोलॉजी, या आपका साइकोलॉजी, या फिर आपका हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो हैं सोशल साइंसेज का एरिया हैं। तो फिर दोनों में जो भी मेथड्स का यूज़ किया जाता है वो एक सा होना चाहिए। जैसे हम साइंस में बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की, कि बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती है, तो ऐसे ही नेचुरल साइंसेज में भी सोशल साइंसेज में भी इसी रूल को फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये पॉजिटिविज्म की बात करता है। दूसरा क्या है कि जो रूप निर्देशन है, इसको इस पैराडाइम को हम रूप निर्देशन बोलते हैं। वो क्या होना चाहिए, जैसे नेचुरल साइंसेज में होता है स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका रिसर्च, तो ये भी ऐसे ही बात करता है कि सोशल साइंसेज में भी आपकी रिसर्च फुली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, पहले से प्लान होनी चाहिए। दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव, यानी कि मेजरमेंट उसका हम कर पाएँ स्टैटिस्टिकली। जो भी आपके पास डेटा है या जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है अपनी रिसर्च को, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, वो आपका मतलब इस तरीके का डेटा होना चाहिए कि आप उसको स्टैटिस्टिकली उस डेटा को विश्लेषण उसका कर पाओ। तो नेक्स्ट क्या है कि आपका डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद। डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि घटनाएं जो घट रही हैं वो किसी कारण से घट रही हैं। हर घटना के घटने का कोई कारण होता है और उसका प्रभाव या रिजल्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम कॉजल रिलेशनशिप की बात करते हैं, यानी कि हर घटना का कारण होता है और उसका प्रभाव यानी कि रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो नेचुरल साइंसेज की जो ये टर्म है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि जो एरिक लेरेन की टर्म है वो कौन से पैराडाइम में यूज़ की जाती है, या आपका एरिक लेरेन टर्म का यूज़। तो ये आपका नेचुरल साइंसेज की टर्म है और यहाँ पे बेसिकली जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है उसको बताने के लिए इस टर्म का जो है वो एरिक लेरेन टर्म का यूज़ किया जाता है। तो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म कि जो आपकी पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो कौन से सिद्धांतों पर, कौन से प्रिंसिपल्स की बात करती है, कौन से सिद्धांतों पर आधारित होती है। जो पहला है कि जांच और तर्क में कोई अंतर नहीं होता है, कि जो भी हम सोचते हैं वही तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसी की हम जांच करते हैं, उसी की इंक्वायरी करते हैं। दूसरा है चाहे नेचुरल साइंसेज हो चाहे सोशल साइंसेज हो, तो हम एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल या प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि भाई जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी रिसर्च हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करना या उस पर कंट्रोल करना, कि जो मतलब घटनाएं हैं, जो भी कॉज इफेक्ट है, दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए। प्रेडिक्शन होना चाहिए कि भाई आपकी जो भी घटना है उसका जो रिजल्ट है वो इन फ्यूचर में क्या शो कर रहा है, या कहाँ तक हम जो है उन चीज़ों को जनरलाइजेबल या सामान्यीकरण उनका कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करती है, यानी कि जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो क्रिएटिव रीजनिंग की बात यहाँ पे हो रही होती है कि भाई हमें खुद से ही इंडक्ट करना होता है, हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स का, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का खुद से सॉर्ट आउट करना होता है। उसके बाद हमें किसी प्रिंसिपल्स पर, किसी रूल पर, किसी थ्योरीज पर पहुँचना होता है। तो शुरुआत हमें खुद करनी होती है। फिर है रिजल्ट्स आपके बायस्ड फ्री होने चाहिए, कि जो आपकी रिसर्च की वैल्यू है वो पक्षपात पर आधारित ना हो, वो वेरीफाइड रिसर्च होनी चाहिए, वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए, आप जितनी बार उसका चाहे यूज़ जो है वो कर सकते हो। जो आपकी हाइपोथेसिस हैं उसको, यानी कि अनुमान है, जो भी कल्पना है, जो भी रिजल्ट या सॉल्यूशन से संबंधित आपने एक अनुमान बनाया था उसको कैसे टेस्ट करना है, उसको प्रूव करो या रिजेक्ट करो, वो भी तो किसी न किसी सहारे के साथ ही करते हो। तो
जब आप प्रोसीजर अपनाते हो रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हो, जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स के बेसिस पे ही क्या करते हो आप अपनी हाइपोथेसिस को या तो आप एक्सेप्ट करते हो या फिर। नेक्स्ट है हमारा अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी होती हैं जो अक्सर आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि ऑन्टोलॉजी क्या होता है। ऑन्टोलॉजी आपका डील्स विद नेचर ऑफ बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके नेचर से संबंधित होता है कि भाई उसकी क्या प्रकृति क्या होती है व्यक्ति की, या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सोशल जो रियलिटीज़ होती हैं, सामाजिक वास्तविकताएं जो होती हैं, जो हमें दिखता है और जो एक्चुअल में होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट, कि जो हमारी सोशल रियलिटीज़ होती हैं हम तो मानते हैं कि वास्तविकता वही है जो हमें दिख रहा है, लेकिन कुछ आपकी एक्सटर्नल भी होती हैं कि एक्सटर्नल होती हैं, बाहरी रियल होती हैं कि जो घट रहा है वही एग्जैक्ट, इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री होती हैं, किसी दूसरी घटना का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और यूनिवर्सल होती हैं। यानी कि ये जो ऑन्टोलॉजी वाले हैं इनका ये बिलीफ है कि जो भी नॉलेज क्या होती है वो आपकी नेचर ऑफ बीइंग के साथ रिलेटेड होती है, कि कोई भी घटना अगर घट रही है तो उसका कारण बाहरी होता है और रियलिटी होता है, और आपका यूनिवर्सल, यानी कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कुछ हो रहा है उसका कारण मैं कुछ और बता रही हूँ और कोई अदर पर्सन वही रिसर्च कंडक्ट कर रहा है तो वो रिजल्ट्स कुछ और बता रहा है। तो यूनिवर्सल फिनोमिना है ये कि अगर कोई चीज़ है, कोई कॉज की बात करता है और कोई इफेक्ट दिखाता है तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए, हर जगह पे एप्लीकेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो होती है एपिस्टेमोलॉजी, जैसे कि ये टर्म हमने पीछे पढ़ ली कि जो ज्ञान शास्त्र की बात करता है, ज्ञान के उनकी नॉलेज होती क्या है, एक्चुअल में कहाँ से निकल के आती है, कौन कौन से सोर्सेज से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से मार्ग हैं ज्ञान को प्राप्त करने के, कौन से हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद है कि जो हम फैक्ट्स होते हैं, जो भी रिसर्च हम करते हैं, जो भी सूचना को हम देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या होते हैं। फिर है जनरलाइजेशन, कि भाई जो नॉलेज हमें मिली क्या हम उस नॉलेज को जनरलाइज कर सकते हैं कि एक होल पॉपुलेशन के ऊपर, कि पूरी जनसंख्या के ऊपर, अगर आप नॉर्मल की बात करें तो क्या सभी नॉर्मल व्यक्तियों के ऊपर आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स जो हैं उनका आप सामान्यीकरण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्लैरिफाइड, क्या आप अपनी रिसर्च को क्लैरिफाई कर सकते हो, तो यही नॉलेज है आपकी। नेक्स्ट है जो एशियोलॉजी। एशियोलॉजी आपका एथिक्स के बारे में बताता है, वैल्यूज़ के बारे में बताता है, कस्टम के बारे में बताता है, रीति रिवाज, कि जो आपकी नैतिकता है और जो आपकी मूल्य प्रणाली है, एथिक्स के बारे में बताता है कि जो आपको रिसर्च कंडक्ट करते समय या नॉलेज को प्राप्त करते समय जो भी एथिक्स को आपको फॉलो करना होता है, कि वैल्यू फ्री होनी चाहिए आपकी रिसर्च, बायस्ड फ्री होनी चाहिए, फिर आपकी फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उस पर किसी का भी यानी किसी अदर फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी। हम जब प्रोसीजर की बात करते हैं, मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो सिमिलर सी रिलेटेड टर्म है। मेथडोलॉजी में क्या होता है, सारा का सारा प्रोसीजर आता है हमारा, क्वेश्चनिंग और आपका सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी मेथड्स, जो भी डिज़ाइन आप तैयार करते हो, ब्लूप्रिंट जो बनाते हो, और इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्रोप्रिएट प्रोसीजर जो आप फॉलो करते हो। प्रोसीजर में खाली आपका जो भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो उसका प्रोसीजर शामिल होता है, लेकिन जो रिसर्च मेथडोलॉजी होता है वो आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, एक डिज़ाइन होता है कि भाई आपको ये स्पेसिफिक सैंपल चूज़ करना है, फिर स्पेसिफिक मेथड्स का यूज़ करना है, इतनी पॉपुलेशन के ऊपर आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है, फिर आपको कौन से मेथड से स्टैटिस्टिकली उसको डाटा को एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है डाटा का, तो वो सारा रिसर्च मेथडोलॉजी में ही आपका आता है। तो प्रोसीजर में आप सिर्फ प्रोसीजर को अप्लाई करते हो कि आपने कैसे कैसे अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया, परफॉर्म किया। फिर है मेथड्स की कौन से साइंटिफिक मेथड्स का आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सारा रिसर्च मेथडोलॉजी में आपका आता है। तो नेक्स्ट क्या है आपका यूजेस ऑफ पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, कि जो हम पॉजिटिविज्म अप्रोच को हम साइंस का दर्जा दे रहे हैं, तो साइंस की तरह ही कैसे है ये,
क्या क्या साइंस का फॉलो करती है। तो पहला क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है। जो पॉजिटिविज्म अप्रोच होती है वो नियतिवाद पर आधारित होती है। नियतिवाद इट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जो बात करे कि घटना जो घट रही है उसके पीछे कुछ कारण है, और जब हम इस कारण का पता लगा लेते हैं तो हम परिणाम तक पहुंच जाते हैं। दूसरा है आपका रेप्लिकेबल है, कि भाई जैसे साइंस होता है ना, साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसको कितनी बार चाहे दोबारा से कंडक्ट कर लो सेम सिचुएशन में, सेम एक्सपेरिमेंट को, तो सेम रिजल्ट ही आता है। तो ऐसे ही हमारी जो रिसर्चेज होती हैं वो भी रेप्लिकेबल होती हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि एक वो जो एग्रीमेंट होता है सभी, यानी कि सहमति होती है कॉमन, सभी रिसर्चर के बीच में सहमति आपकी रिसर्च को लेके होती है कि भाई आपने जो भी आपने रिसर्च की वो आपने फैक्ट्स के ऊपर की, रियलिटी के बेस्ड पे की, आपने जैसा ऑब्जर्व किया आपने वैसा ही रिकॉर्ड करके अपने रिजल्ट्स में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है आपका मैकेनिस्टिक है। मैकेनिस्टिक साइंस भी आपकी मैकेनिस्टिक की तरह ही होती है, यांत्रिक। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने रिजल्ट तक पहुँचने के लिए, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है, जो भी परिकल्पना आपने बनाई है, तो आप उसको टेस्ट भी करोगे। तो उसके लिए आप स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स का यूज़ करते हो, प्रोसीजर को फॉलो करते हो, स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हो, तब आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो कि आपकी हाइपोथेसिस है जो वो प्रूव हुई या फिर रिजेक्ट कर दी गई। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक मेथड्स का यूज़, कि भाई जो भी आप पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो है वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करती है। चाहे आप सैंपल के सिलेक्शन को लेकर बात कीजिए या उसको मापने का, यानी कि किस तरीके से आप सैंपल का डाटा कलेक्ट करोगे, कौन से मेथड से करोगे, फिर आप उसको एनालाइज कैसे करोगे, आप अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे करोगे। नेक्स्ट क्या है आपका एम्पिरिसिज्म, जो सिर्फ अनुभव की बात करता है कि आपने जो की कंडक्ट, आपने रिसर्च कर ली, आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच गए और आपने रिजल्ट भी बता दिए, फिर आप इवेलुएट करते हो कि आपने जो रिसर्च की उसका मूल्यांकन करते हो कि क्या एक्चुअल में ही आप जो प्राप्त करना चाहते थे, जो नॉलेज, जो सूचना के रिगार्डिंग या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्या आप उस तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, तो ऑब्जर्व करते हो। तो कुछ कमियां भी हैं हमारी इस मेथड्स की कि ये सिर्फ आपकी एक रियलिटी की बात करता है, सिर्फ वास्तविकता की। ये नहीं बताता कि जैसे मैं किसी घटना को अगर ऑब्जर्व कर रही हूँ तो हो सकता है दैट कैन बी रिवाइजेबल। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, हम डिफरेंट कल्चर में रहते हैं, सबकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो आपका रीज़न करने का तरीका, थिंकिंग का तरीका भी सबका अलग होता है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि जो थ्योरीज होती है, थ्योरीज हो चाहे फिर आपकी फैक्ट्स हों, चाहे आपकी ऑब्जर्वेशंस हों, वो सारी क्या होती हैं, रिवाइजेबल होती हैं। एक्सटर्नल भी रियलिटी होती है, क्रिटिकल भी रियलिटी की बात करते हैं कि भाई जब तक हम दो रिसर्चर एक दूसरे के काम का उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक नया कुछ नहीं निकल के आएगा। तो बिजनेस स्टडीज़ में इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, यूटिलिटेरियन टर्म का यूज़ होता है कि भाई फ़ायदे के लिए काम किया जाता है, और मेटाफिजिक्स को ये जो है वो कॉन्सेप्ट रिजेक्ट करता है कि भाई जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे की चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं। हम हो सकता है मैं कुछ और ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हो, और ऑब्जेक्टिविटी को भी ऐसा ही मानते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है। हम तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि सिर्फ रियलिटी है, जो भी हमने फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया रियलिटी वही है। लेकिन ये कहते हैं जो पोस्ट पॉजिटिविज्म टर्म आई वो इसीलिए तो आई एमर्ज में, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी रिसर्चेज आज के दौर में हमारे सामने आई हैं जहाँ पे हम हार्ड एंड फास्ट रूल का यूज़ नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज़ हम नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसी रिसर्चेज भी होती हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच का यूज़ हमें करना पड़ता है, क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज़ करना पड़ता है, डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ हमें करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसीलिए हमारा जो ये वाला अप्रोच है वो यहाँ पे उसका जो है क्रिटिसाइज़ किया गया, या उसको जो है उसकी आलोचना की गई या उसकी कमी बताई गई। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।